नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। क्या यूपी, क्या पंजाब, क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं और इसी पर है हमारा खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें आज पूरा दिन कौन कहां रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर निशाना साधा है। बता दें कि लखनऊ के पंचायत भवन में पिछड़ा वर्ग के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का उद्घाटन किया। वहां संबोधन में सीएम योगी ने विपक्ष की खामियों को गिनाया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 में नारा लगा था सबका साथ सबका विकास। उससे पहले जिन लोगों ने देश और राज्य में शासन किया था उनका नारा होता था सबका साथ, लेकिन अपने परिवार का विकास। अपने परिवार के विकास के अलावा उन लोगों की समाज और राष्ट्र के प्रति कोई चिंता ही नहीं थी। सीएम योगी ने कहा कि जब पर्व और त्योहार आते हैं, जब कमाई करनी होती है, जब आस्था का सम्मान करना होता है, तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था, दंगे होते थे और पिछली सरकारों की फितरत दंगों में थी और वे दंगाइयों को आगे बढ़ाने का काम करते थे। 4.5 साल में यूपी में अब एक भी दंगा नहीं हुआ है और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था और उसके बाद पर्व त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई कर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए कहा है कि यूपी के विकास के लिए भाजपा को हटाना जरूरी हो गया है। प्रदेश की योगी नहीं योग्य सरकार चाहिए। बता दें कि अखिलेश ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों पर लगातार हमला कर रही है और हक की मांग करने वालों को कुचला जा रहा है। यूपी में योग्य सरकार चाहिए, ना कि योगी सरकार। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि पहले जाति जनगणना कराई जाती थी। समाजवादी सरकार जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को लेकर पूरी तरह गंभीर है। हम प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण का समर्थन करते हैं। हमारा पेट भरता है, जो हमें कपड़े देता है, हमारी अर्थव्यवस्था को बचाता है। अन्न उत्सव मनाते हैं, अन्नदाता हमारा, और उसका इतना अपमान, उसे आतंकवादी कह देना, उसे मवाली कह देना, और आज तक गन्ने का बकाया नहीं दे पाई सरकार। अभी भी गन्ने का बकाया है। बिजली कितनी महंगी हो गई। अभी त्योहार मन गया लेकिन बिजली का संकट रहा, बिजली नहीं उपलब्ध करा पाए। कहने को दावा करने को तो कहने लगे कि हम पर यूनिट 70 रुपए की बिजली खरीद रहे हैं, लेकिन आपने मुनाफा किसको पहुंचा दिया। अगर आपने सही समय पे कोयले का इंतजाम किया होता तो शायद उत्तर प्रदेश के लोगों को त्योहार पे भी बिजली मिल जाती। त्योहार पे भी बिजली नहीं दे पाए। इसलिए सरकार को हटाने के लिए, और सरकार के पास है ही क्या, नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलवाना, स्टूल पर बैठवाना, होर्डिंग लगवाना, गंगा जल छिड़कवाना, कार पलटवाना, फोटो हटवाना, गड्ढों की जगह जेब भरना, और अकेले में 3x660 सुपर क्रिकेट थर्मल प्लांट की बोलने की प्रैक्टिस करनी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजेश अग्रवाल के त्यागपत्र देने के कारण रिक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का पद अब भरा जाएगा।
इसके लिए सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र में मतदान होगा। रविवार को इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरदोई से विधायक नितिन अग्रवाल और समाजवादी पार्टी से सीतापुर के महमूदाबाद से विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। सपा से प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा ने नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। भाजपा से प्रत्याशी नितिन अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया है, तो योगी सरकार के कई मंत्री भी नामांकन में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बता दें, बीते दिन कांग्रेस द्वारा कार्य समिति की बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। हालांकि एक बार फिर से पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव अगले साल सितंबर-अक्टूबर के लिए टाल दिए हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सर्कस बन गई है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अध्यक्ष नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को हटाना होता है तो हटा देते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी खासी पंजाब की सरकार चल रही थी, राहुल गांधी ने कैप्टन को ही निपटा दिया। शिवराज सिंह ने कहा कि पंजाब में मुख्यमंत्री पद से कैप्टन को हटाकर चन्नी को बैठा दिया गया है और सिद्धू को उस तरह से हैं ही जैसे कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कांग्रेस में आज भी कोई अध्यक्ष नहीं है, मैडम कार्यवाहक अध्यक्ष है। राहुल गांधी कहते मैं अध्यक्ष नहीं हूं, अध्यक्ष तो नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री हटाना हो तो राहुल बाबा हटा देते हैं। अच्छी खासी पंजाब की सरकार चल रही थी, हरदीप जी कैप्टन को ही निपटा दिया राहुल गांधी ने। ले आए चन्नी साहब को और सिद्धू जी को बना दिया अध्यक्ष कांग्रेस का। सिद्धू जी ने तो तय किया है हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब अच्छी खासी सरकार में क्या हो रहा है रोज देख रहे हैं। कोई नियंत्रण ही नहीं है कांग्रेस पे किसी का। छत्तीसगढ़ में देखो तो सिंहदेव साहब और भूपेश बघेल जी 50-50 खेल रहे हैं। राजस्थान में भी कोई होना और मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी हैं। देखो मुख्यमंत्री हो तो कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का कौन बोले कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा तो बोले कमलनाथ, स्टार प्रचारक कौन तो बोले कमलनाथ, मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, अध्यक्ष। 18 तारीख को बीजेपी के सभी राष्ट्रीय अधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी कार्य समिति का ऐलान करने के बाद पहली बार सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी बैठक है। 5 राज्यों के चुनाव से पहले पदाधिकारियों को चुनावी समर में कमर कसने और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। कोरोना काल में अब तक का यह सबसे बड़ा चुनावी समर है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत दोहराने की चुनौती है, तो गोवा में तीसरी बार सत्ता में लौटने की जद्दोजहद भी है। पंजाब में अस्तित्व बचाए रखने और मणिपुर में कांग्रेस को फिर पटखनी देने की जुगत लगाने की तैयारी भी करनी है। देश में पार्टी के चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा और नए कार्यक्रमों की पटकथा भी इस पदाधिकारी बैठक में लिखी जाएगी। कोरोना काल में पहली बार विस्तारित पदाधिकारियों की बैठक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदाधिकारियों की इस बैठक को संबोधित करने आ सकते हैं। बैठक में प्रधानमंत्री का समापन भाषण होगा और इस दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं को
कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों जैसे हर गरीब को राशन, सभी को मुफ्त वैक्सीन जैसे कार्यों का उल्लेख तो करेंगे ही, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसे कठिन समय में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए धन्यवाद भी देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बारे में अपनी राय पेश की है। कश्मीरी नेताओं को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के हटने से पहले जम्मू कश्मीर के लिए जो फंड आवंटित होता था उसमें से 80% यहाँ के नेताओं की जेब में जाता था। नागपुर में एक किताब के लॉन्च इवेंट में बोलते हुए उन्होंने कहा, आर्टिकल 370 हटने से पहले कश्मीर के नाम जो भी किया जाता था उसका 80% यहाँ के नेताओं की जेब में चला जाता था और वह लोगों तक नहीं पहुंचता था। अब यह आर्टिकल हटाए जाने के बाद स्थानीय लोग पहली बार अनुभव कर रहे हैं कि विकास से जुड़ना कैसा होता है और सरकारी फायदे कैसे मिलते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भारत से आजादी मिलनी चाहिए, इसलिए हमें उन्हें बाकी देश से जोड़ने के साथ सभी प्रयास करने होंगे, ठीक वैसे ही जैसे शरीर के सभी भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि मैं कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर गया था। जब मैंने वहां के हालात देखे, आर्टिकल 370 हटने के बाद विकास का रास्ता सभी के लिए खुल गया है। पहले जम्मू और लद्दाख के लोगों को भेदभाव झेलना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत ने नवंबर में दिल्ली में अफगानिस्तान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है। बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के एनएसए को भी इस बैठक के लिए न्योता भेजा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान में रूस, चीन जैसे प्रमुख हितधारकों को भी आमंत्रण भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बैठक दिल्ली में होगी और इसके लिए नवंबर में 10 और 11 तारीखों का प्रस्ताव रखा गया है। इस बैठक में अफगानिस्तान के सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा होगी और यह बैठक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में होगी। इससे पहले जून में तजाकिस्तान में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एसईओ की मीटिंग हुई थी। इस दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पाकिस्तान के एनएसए मोइद यूसुफ आमने सामने आए थे। हालांकि दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई थी, लेकिन एससीओ की मीटिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। इतना ही नहीं, डोभाल ने पाकिस्तान में पनपे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए एक्शन प्लान भी प्रस्तावित किया। सिंधु बॉर्डर पर तरन तारन के दलित समाज के युवक की निर्मम हत्या पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ट्रोल हो रहे हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि अब उनका दलित प्रेम कहां गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद वह कहते आए हैं कि वह दलित परिवार से हैं और दलित समुदाय का दुख दर्द जानते हैं। हाल ही में काबुल में गुरुद्वारा साहिब पर हुए हमले पर उनके ट्वीट में लिखा है कि मैं हथियारबंद व्यक्तियों द्वारा काबुल में गुरुद्वारा साहिब पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं पीएम से आग्रह करता हूं कि वह सिखों और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय को तुरंत अफगानिस्तान सरकार के साथ मामला उठाने का निर्देश दें। उनके इस ट्वीट पर यूजर्स कह रहे हैं कि आपको हजारों किलोमीटर दूर बैठे सिखों की याद आ रही है, जबकि आपके प्रदेश में ही युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, इस पर एक शब्द नहीं बोला गया।
उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनावी समर का समय आता जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के नजारे देखने को मिलने लगे। कुछ ऐसा ही एक ताजा नजारा कानपुर जिले में देखने को मिला, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की फोटो पर कालिख पोतने का काम किया गया, जिसको लेकर के सपा में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया है। आपको बताते चलें कि यह नजारा कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा का है, जहां विधायक प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे विनय गुप्ता द्वारा अपने मुखिया की वॉल पेंटिंग को बनवाई गई थी, जिससे अज्ञात लोगों द्वारा कालिख पोतने का काम किया गया था, जिसको लेकर के पार्टी कार्यकर्ता ने नाराजगी जताई है और मामले को आला अधिकारियों तक पहुंचाने का काम किए जाने की बात कही गई है। एक हफ्ते पहले हमें किसी मेरे कार्यकर्ता ने हमको सूचना दी थी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरे पे किसी ने शरारत में कालिख पोत दी है। मैंने स्थानीय इंस्पेक्टर थाना फजलगंज से तत्काल जाके एप्लीकेशन दी, जिसमें मेरे साथ कर्नल श्रीवास्तव जी थे, यूथ के अध्यक्ष। लेकिन मैंने इस पेंटिंग को इसलिए नहीं मिटवाया क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों से पुलिस सबूत मांगती है। तो मैंने कहा कि इसको अभी रहने दे, मौके पुलिस आके जाँच करे इसकी। और इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा कि आप मिटवाइएगा नहीं, मैं मौके पर जाके देखूंगा। आज भी मैं इंस्पेक्टर साहब के पास गया, मुझे उनका रवैया ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा हाँ मैं देखूंगा। ना उन्होंने मुझको उस दिन रिसीविंग दी थी, ना आज रिसीविंग दी। आज मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो से कालिख हटाई और मैं इसको कल या आज रात तक उसी तरीके लगा दूंगा। लेकिन ये प्रशासन का अच्छा रवैया नहीं है। राजनीति कभी भी धर्म से अलग नहीं रही है। राजनीति और धर्म तो परस्पर पूरक हैं। ये बात कही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अयोध्या में। इस दौरान उन्होंने श्री राम और रामनगरी के प्रति गहन अनुराग अर्पित किया और कहा कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श राजा के रूप में बहुत प्रेरक हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर श्री राम की यह प्रेरणा हमारे बड़े काम की है। इसके साथ ही धामी ने बताया कि उत्तराखंड में भगवान श्री राम और केदारनाथ भगवान केदारनाथ के नाम समान रूप से आस्था के केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तराखंड के कण कण में श्री राम विराजमान हैं और वहां के लोग सच्चे राम भक्त एवं राष्ट्रभक्त हैं। रामलला के दर्शन करने आया हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ। और मैंने 3 जुलाई से मुख्य सेवक के रूप में उत्तराखंड में काम करना शुरू किया है, क्योंकि भगवान राम हमारे आदर्श हैं और हमारे कण कण में विराजमान है। हमारी हर सांस के साथ भगवान राम का हम लोग नाम लेते हैं। तो उनका जो शासन था हमारे लिए हमेशा से एक आदर्श शासन रहा है। उनके आशीर्वाद से आम जनता, सामान्य जनता तक अपना विकास का जो हम लोगों का मॉडल है पहुंचा पाए। भगवान कानपुर में वित्त विहीन शिक्षक संघ द्वारा आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बसपा से राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है। यूपी में लगातार हत्या, लूट, रेप जैसी आपराधिक वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं और वहीं उन्होंने कोरोना संक्रमण से हुई मौतों के मामले को उठाते हुए कहा कि पीड़ितों को पैसा देकर राज्य सरकार एहसान नहीं कर रही है। पीड़ितों को मुआवजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि 2022 में अगर सूबे में बसपा की सरकार आई तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं बची है। कानून का राज्य नहीं बचा है। कानून द्वारा कानून का राज्य नहीं हो रहा है। जिस तरह से कानपुर शहर के एक व्यापारी को उसकी हत्या कर दी जाती है और किस बर्बरता से की जाती है और उसके बाद सिर्फ उसको कुछ रुपए दे करके और ये कहते हुए उनकी फैमिली को कि हम नौकरी दे देंगे, क्या उससे वो व्यक्ति वापस आ जाएगा? और ये तो एक मामला है, कितने सैकड़ों मामले ऐसे हो रहे हैं जहां पर कि रोज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, दुराचार।
यूपी के विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में नेताओं का पर्यटन यानी दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा ने भी पार्टी छोड़ दी है। आरएस कुशवाहा बसपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, जबकि कुशवाहा के साथ ही पूर्व सांसद कादिर राणा और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने भी सपा का दामन थाम लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। वहीं इसी कड़ी में सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी अपनी दोबारा प्रदेश में वापसी को लेकर संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है, जिसको लेकर कानपुर के बर्रा 2 में निजी गेस्ट हाउस में बर्रा मंडल महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में कानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण शिरकत करने पहुंचे। स्वप्निल वरुण ने बताया कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से भाजपा की सरकार सत्ता पर काबिज होगी, जिसको लेकर के वह संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। ये महिला मोर्चे की नई कार्य समिति बनी है, उसकी पहली बैठक है आज। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमेशा काम करने का, बीजेपी का काम करने का उद्देश्य है, इसीलिए मोर्चाओं का गठन हुआ है और सभी लोग नए जोश के साथ काम करने के लिए निकले हैं। और हम लोग की आज महिलाओं का आप जोश देखते ही बन रहा है। देखिए, अभी तो हम लोग का जो माननीय योगी जी और मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि हमारा जो विकास का कार्य है वो जो हुआ है वो सब तक जन जागरण हो जाए। जो योजनाएं 135 हमारी निकाली गई हैं, वो योजनाएं धरातल पर पहुंचे, लोगों को पता हो। बहुत सारे लोगों में अभी तक ये है कि हमको पता नहीं है ये योजना, जबकि वो योजनाएं इस समय बिल्कुल काम कर रही हैं। बेतहासा बढ़ती महंगाई में आम जनमानस की कमर तोड़कर रख दी है। लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। तो वहीं आज निराला नगर दीप तिराहे पर समाजवादी पार्टी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। बता दें कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से युवजन सभा के महासचिव अर्पित त्रिवेदी ने बताया कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई आम जनमानस त्रस्त है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, तेल, आटा, दाल, चावल, सब्जियों जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जबकि प्रदेश सरकार महंगाई पर कोई भी अंकुश नहीं लगा पा रही है। रोजमर्रा के कमाने खाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता प्रदेश सरकार को हटाने का काम करेगी। आज हम लोग यहाँ दीप टाकीज तिराहे पर कानपुर में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। हम लोगों का जीना दूभर हो गया है, पब्लिक परेशान है। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस, हर तरीके से परेशान है। हम लोग लगातार धरना कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके कान में जू नहीं रेंग रही है। आज हम लोग समाजवादी योजना सभा, छात्र सभा और ये अधिवक्ता सभा सभी साथी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और किसानों के पक्ष में भी हम लोग बैठे हुए हैं। किसान लगातार 10 महीने से 11 महीने से धरना दे रहा है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं हो रही है। डीजल, पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर 1000 का हो गया, पेट्रोल 101 रुपये, 102 रुपये करीब आ गया है, लेकिन सरकार कान में जूड़ नहीं रेंग रही और वो कान में तेल डाले सो रही है। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात कुछ और सियासी हलचल के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार।
पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।